अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप सुन रहे हैं एक ऐसा सिलसिला जो हर दिन नए राज और नए किरदार सामने लाता है। शाम का सफर। मलिका-ए मिस्र अंबर के घर से भाग जाने का बड़ा सदमा हुआ। उसका मंसूबा नाकाम हो गया था। वो अंबर को अपने शाही महल में बुलाकर वो निशानियां देखना चाहती थी जो उसके नन्हे बच्चे के जिस्म पर थीं। खास तौर से वो शाही मोहर के बारे में उससे दरियाफ्त करना चाहती थी, मगर उससे पहले ही अंबर घर छोड़कर चला गया था। मलिका निफरीती को अब यकीन हो गया था कि अंबर ही उसका बेटा है। उसने सोचा कि क्यों ना अंबर के बाप रिजाल को बुलाकर पूछे कि ये बच्चा उसने कहाँ से हासिल किया था। इस ख्याल के साथ ही उसने शारमीन को दूसरी बार वहां रवाना किया और ताकीद की कि रिजाल को साथ लेकर आए। थोड़ी ही देर बाद रिजाल मलिका के महल में उसके हजूर खड़ा था। मलिका ने बड़ी मरव्वत से कहा, रिजाल, हम तुमसे एक निहायत राज की बात पूछने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। जरूर पूछिए मलिका आलिया। ये बताओ कि अंबर तुम्हारा लड़का है। मलिका आलिया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अंबर मेरा ही बेटा है। यही एक मेरी औलाद है। आज से 15 बरस पहले वो मेरे यहाँ पैदा हुआ तो मैंने देवताओं के हजूर कुर्बानी पेश की। क्या तुम्हें यकीन है रिजाल कि अंबर तुम्हारा ही बेटा है? मुझे बिल्कुल उसी तरह यकीन है मलिका आलिया, जिस तरह मैं आपके हजूर खड़ा हूँ। तुम जा सकते हो रिजाल। रिजाल के जाने के बाद मलिका का दिमाग दो किस्म के ख्यालात में उलझ गया। कभी उसे ख्याल आता कि रिजाल झूठ बोल रहा है और अंबर उसका बेटा नहीं बल्कि मिस्र का शहजादा है, और कभी उसे ये वहम घेर लेते कि हो सकता है कि अंबर मिस्र का शहजादा ना हो। उसने शारमीन से मशवरा तलब किया। शारमीन ने कहा, मलिका आलिया, इसका फैसला इस सूरत में हो सकता है कि अंबर यहाँ मौजूद हो और हम उसकी निशानियाँ देखें। मुझे याद है कि शहजादे के दाएं बाजू पर सया तिल का निशान था, मगर अंबर तो मिस्र से निकल चुका है। खुद रिजाल को मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया है। हो सकता है रिजाल झूठ बोल रहा हो, उसे सब कुछ मालूम हो। वो अभी बातें ही कर रही थी कि एक कनीज ने आकर अर्ज की कि हबशी गुलाम जमुर्द शरफ बारी आबी चाहता है। मलिका ने उसे अंदर भिजवाने का इशारा किया। हबशी मलिका मिस्र का खास गुलाम था और वो उसके लिए महल के अंदर जासूसी करता था और उसे दुश्मनों की साजिशों से बाखबर रखता था। मलिका ने पहले ही रोज से हबशी जमुर्द को मालूमात हासिल करने के मामले में लगा रखा था। जमुर्द हबशी ने अंदर आकर झुककर सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मलिका ने पूछा, जमुर्द क्या खबर लाए? जमुर्द हबशी बोला, मलिका आलिया का इकबाल बुलंद हो। मेरे जासूसों ने खबर दी है कि अंबर इस वक्त मलिके शाम की तरफ सफ़र कर रहा है। मलिका ने बेताबी से कहा, क्या ये खबर सच्ची है जमुर्द? मलिका आलिया, मेरी इत्ला कभी गलत नहीं हो सकती। मलिका ने मसहरी पर से उठकर कहा, जमुर्द, तुम अपने साथ 2 आदमी लेकर मलिके शाम की तरफ रवाना हो जाओ और अंबर को हासिल करके हमारे हजूर पेश करो। जो हुक्म मलिका आलिया। और सुनो, अंबर को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। बेहतर मलिका आलिया। जमुर्द हबशी ने झुककर 3 बार सलाम किया और ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मलिका खुश होकर शारमीन की तरफ देखा। शारमीन, रब्बे अजीम की मर्जी यही है कि मुझे मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए। मेरा भी यही ख्याल है मलिका आलिया। जमुर्द अंबर को जरूर ले आएगा। जमुर्द बर्क रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार होकर ताकुब करेगा। वो जरूर अंबर को रास्ते में पकड़ेगा। रब्बे अजीम ने चाहा तो ऐसा ही होगा। जमुर्द हबशी ने फौरन शाही अस्तबल से अरबी बर्क रफ्तार अरबी घोड़े निकलवाकर उन पर जीन बांधी, अपने साथ 2 आदमी लिए और मलिके शाम की तरफ रवाना हो गया। वो सारा दिन घोड़ों पर सफ़र करते रहे। शाम के वक्त उन्होंने रास्ते में एक जगह नहर किनारे पड़ाव किया और घोड़ों को पानी पीने और घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया। एक पहर आराम करने के बाद वो रात के अंधेरे में दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सहरा के आसमान पर सितारे मोतियों की तरह चमक रहे थे और उनकी हल्की हल्की रोशनी में सहरा की रेत धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। जमुर्द सारे रास्तों से बाखबर था। वो इन रास्तों पर कई बार सफ़र कर चुका था। अंबर उससे 1 रात और 1 दिन आगे निकल चुका था, इसलिए वो चाहता था कि आराम किए बगैर सफ़र करके ये फासला पूरा करे और अंबर को शाम पहुंचने से पहले ही ले जाए। अब हम अंबर और उसके गुलाम पोल्का की तरफ आते हैं। उन्हें मिस्र के सहराओं में सफ़र करते हुए 1 दिन और 1 रात हो गई थी।
पहली रात उन्होंने बिल्कुल आराम न किया। वो जल्द अज जल्द मिस्र की सरहदों से बाहर निकल जाना चाहते थे। लेकिन दूसरी रात आई तो वो बेहद थक चुके थे। घोड़ों का भी थकन से बुरा हाल था। दूर रेत के टीलों के दरमियान उन्हें रोशनी टिमटिमाती नजर आई। पोल्का ने कहा, मेरे आका, दिन रात सफ़र करते करते तो मेरी कमर टूट गई है। क्यों ना ये रात किसी सराय में बसर की जाए। अंबर ने रेत के टीलों की रोशनी की तरफ देखकर कहा, मैं भी थक गया हूँ। सामने ज़रूर किसी सराय की रोशनी है, चलकर मालूम करते हैं। अगर ये सराय हुई तो रात वहीं बसर करेंगे और अगली सुबह सफ़र पर रवाना होंगे। रब्बे अजीम, ये रोशनी सराय की हो। पोल्का ने दुआ मांगी और अंबर के पीछे पीछे घोड़ा आगे बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद वो रेत के उस टीले के पास पहुंच चुके थे जहां रोशनी हो रही थी। खजूरों के दरख्तों में घिरी हुई ये एक पुरानी सी इमारत थी जिसके बाहर ताक में मशल रोशन थी। अंबर और पोल्का ने घोड़े एक दरख्त से बांधे और दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार दस्तक देने के बाद एक बूढ़ी औरत ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम लोग कौन हो जो आधी रात को मेरी नींद खराब करने आए हो? अंबर ने कहा, अम्मा, हम मुसाफिर हैं और शाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हम रात बसर करना चाहते हैं। पोल्का ने पूछा, अम्मा, क्या ये सराय है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये सराय नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मुझे इनाम में देने के लिए सोने के 2 टुकड़े हैं तो तुम्हारे सोने का और तुम्हारे घोड़ों के लिए चारे का बंदोबस्त कर सकती हूँ। हम तुम्हें सोने के सिक्के अभी दिए देते हैं अम्मा। तुम हमारे लिए खाने पीने, सोने और हमारे घोड़ों के लिए चारे का इंतजाम कर दो। अंदर आ जाओ, ये बूढ़ी औरत ने कहा। अंबर और उसका गुलाम पोल्का उस पुरानी इमारत की ड्यूड़ी में दाखिल हो गए। यहाँ भी एक ताक में मशाल जल रही थी। बूढ़ी औरत दोनों को एक कमरे में ले गई जहाँ जमीन पर सूखा घास बिछा हुआ था। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। और घोड़ों का क्या होगा? पोल्का ने झट पूछा। उनका बंदोबस्त भी हो जाएगा, पहले तुम तो खा लो। ये कहकर बूढ़ी औरत कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के कोने में एक छोटी सी शमा थी जिसकी हल्की हल्की रोशनी में वो कमरा बड़ा पुरअसरार लग रहा था। पोल्का ने चारों तरफ डीले घुमाकर देखा। मेरे आका, मुझे तो ये भूतों का घर मालूम होता है और ये औरत भूतों की माँ लगती है। खामोश भी रहा करो अहमक, एक तो इस औरत ने हमें रात रहने को जगह दी, हमारे घोड़ों के लिए और हमारे खाने पीने का इंतजाम किया, और ऊपर से तुम इसे भूतों की माँ कह रहे हो। हमने इसे सोना भी तो दिया है। फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारा ख्याल है कि अगर ये औरत हमें अंदर आने की इजाज़त ना देती तो तुम सोना देकर कुछ खरीद सकते थे? तुम कुछ भी कहो मेरे आका, मुझे ये औरत चुड़ैल मालूम होती है। वो बातें ही कर रहे थे कि बूढ़ी औरत उनके लिए गरम दूध और जौ की रोटी लेकर आ गई। उन्होंने रोटी दूध के साथ खाई और रब्बे अजीम का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर वो बातें करते रहे और फिर सो गए। 2 दिन के वो थके मांदे थे, ऐसे सोए कि उन्हें होश ही ना रहा। बाहर किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। सरायवारी ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 3 हबशी घोड़ों पर सवार मौजूद थे। पहले तो वो डर गई, फिर हौसला करके बोली, तुम लोग कौन हो? ये ज़मुरद हबशी और उसके साथी थे जो अंबर की तलाश में उस सराय तक पहुंच गए थे जहां अंबर सो रहा था। असल में अंबर की भी दरवाजे की आवाज़ से आंख खुल गई थी और वो इन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। ज़मुरद हबशी ने सराय वाली को बताया कि वो मुसाफिर हैं और रात बसर करना चाहते हैं। सराय की मालिका ने उनसे भी सोने के 2 टुकड़ों का मुतालिबा किया। ज़मुरद हबशी ने फौरन सोने के 2 टुकड़े दे दिए। बूढ़ी औरत उन्हें लेकर अंबर के साथ वाले कमरे में आ गई। यहाँ भी फर्श पर सूखा हुआ घास बिछा था। ज़मुरद हबशी ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, क्या यहाँ इससे पहले भी कोई मुसाफिर आया था? सराय वाली ने बेदली से जवाब दिया, मुसाफिर तो यहाँ आते ही रहते हैं। रात बहुत हो गई है, तुम लोग आराम करो, नाश्ता सुबह ही मिलेगा। कोई बात नहीं अम्मा, हम सुबह कुछ खा पी लेंगे, हमें भूख भी नहीं है। बूढ़ी औरत कमरे से बाहर निकल गई। अंबर ने कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। उसका यही ख्याल था कि वो 3 मुसाफिर आकर सराय में उतरे हैं। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश ही कर रहा था कि ज़मुरद हबशी ने अपने साथियों से बातें शुरू कर दी। अंबर यूं ही लेटे लेटे आंखें बंद किए उनकी बातें सुनने लगा। ज़मुरद ने कहा,
मुझे यकीन है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरा साथी बोला, रब्बे अजीम ने चाहा तो हम कल दिन में उसे कहीं न कहीं जरूर पकड़ लेंगे। तीसरे ने कहा, अगर वो हमारे हाथ ना आया तो हम मलिका को क्या मुंह दिखाएंगे। जमुर्रद ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे और उसे मलिका आलिया के हवाले करके ढेर सारा इनाम हासिल करेंगे। जरूर जरूर। जमुर्रद ने कहा, याद रखो, अगर उसका नाम अंबर है तो मुझे भी जमुर्रद कहते हैं, मलिका मिस्र का खास जासूस। मुझसे बचकर वो कहीं नहीं जा सकता। अंबर तो चौंक उठा। उसे ये मालूम करके बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग उसे गिरफ्तार करने घर से निकले हैं। उसे ये भी इल्म हो चुका था कि वो मलिका मिस्र के कहने पर उसकी तलाश में निकले हैं। अंबर ने पोलका को जगाकर सारा मामला सुनाया तो वो भी बड़ी उलझन में फंस गया और बोला, सवाल ये है कि ये लोग तुम्हें गिरफ्तार करने क्यों आए हैं और फिर मलिका आलिया को क्या जरूरत पड़ी है कि तुम्हें गिरफ्तार करवाए। अंबर बोला, इसमें न मैं जरूर कोई गहरा राज छुपा है। बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैं इसी सराय में इनके साथ वाले कमरे में सो रहा हूं तो वो हर हाल में मुझे काबू कर लेंगे। पोलका सहम कर बोला, तो फिर क्या होगा मेरे आका? मैं अपने मालिक की बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा शाम जाकर? राउंड नहीं पोलका, हम यहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। अभी? हाँ अभी, इस वक्त। दोनों बड़े खामोशी से उठे। उन्होंने चादरें अपने जिस्म के गिर्द लपेटी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर ड्यूढ़ी में आ गए। ताक में मशल जल रही थी। उसकी रोशनी रात भर जलने के बाद धुंधली हो गई थी। अंबर ने पोलका का हाथ थामा और ड्यूढ़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। खुले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो रेत पर तेज तेज कदम उठाते खजूर के उन झुंडों के पास आ गए जहां उनके घोड़े बंधे हुए थे। एक लम्हा जाया किए बिना वो घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें एड़ लगाकर शाम की सरहद की तरफ रवाना हो गए। सुबह जमुर्रद हबशी नाश्ते का इंतजार कर रहा था कि सराय की मालिका दूध और जौ की रोटी लेकर अंदर दाखिल हुई। वो जोर जोर से बोल रही थी, अजीब पागल लोग थे, ये नाश्ता किया न बताया और रातों रात भाग गए। तो जमुर्रद ने पूछा, कौन भाग गए माँ जी? मुसाफिर, जो तुम्हारे साथ वाले कमरे में। जमुर्रद ने नाश्ता करते हुए पूछा, कौन थे वो? सराय की मालिका बोली, एक गुलाम था और दूसरा नौजवान लड़का था, नीली नीली आंखों वाला। उसने मुझे सोने के सिक्के भी दिए थे। किसी अमीर घराने का मालूम होता था। जमुर्रद बशी के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर पड़ा। वो कब आए थे? तुम्हारे आने से कोई एक पहर घड़ी पहले आए थे। जमुर्रद फौरन उठा और साथियों से बोला, जल्दी से घोड़ों पर जीन कसो, अंबर भाग ना पाए। सराय की मालिका मुंह देखती रह गई और तीनों हबशी सराय से निकलकर घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। वो सरपट घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। रात भर की शबनम से रेत सख्त हो गई थी और घोड़े बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे, मगर वो अंबर से बहुत पीछे थे। अंबर और पोलका उस वक्त शाम की सरहदों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सरहदी चौकी पर पहरेदारों को सोने के सिक्के दिए और दमिश्क शहर में दरवाजे में दाखिल हो गए। दिन का एक पहर हो चुका था और शहर में खूब चहल पहल थी। पोलका अंबर को लेकर सीधा रिजाल की बहन के घर पहुंच गया। रिजाल की बहन ने अंबर को गले से लगाया और शाम की रस्म के मुताबिक उसके माथे पर जैतून के तेल में उंगली डिबोकर लगाई। रब्बे अजीम तुम्हारी हिफाजत करे। उधर जमुर्रद हबशी भी दमिश्क में दाखिल हो चुका था।